हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका श्री कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 के लिए पॉलिटी, हिस्ट्री व स्टैटिक जीके सब्जेक्ट के मोस्ट ऑन क्वेश्चंस को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 में आप लोग पॉलिटी, हिस्ट्री व स्टैटिक जीके टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये आपका रिवीजन क्लास है, तो जितने भी अभ्यर्थी पीडीएफ को परचेस किए हैं वो कम से कम समय में अपने पाठ्यक्रम को एक बार पुनः पूरी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है, जहां पर आप जुड़कर विभिन्न वैकेंसीज के कंप्लीट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधे क्वेश्चंस की ओर चलते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे पॉलिटी के टॉपिक से। पॉलिटी से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने ही देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। पॉलिटी से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक को लेकर आया हुआ है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की विभिन्न बैठकें, इनके विभिन्न अधिवेशन, विभिन्न समितियों का निर्माण व संविधान सभा का निर्माण तथा अंतरिम सरकार, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट इस टॉपिक से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो पूरी तरह से क्रम से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अगर इस सेट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो यकीन कीजिएगा दोस्तों, आपके इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी टेंट, किसी भी फॉर्मेट से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो सकते। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के द्वारा इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। आगे बढ़िएगा, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगला पॉइंट, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और 13 दिसंबर 1946 ईस्वी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए कई समितियां बनाई गईं। इनमें प्रारूप समिति प्रमुख थी। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। वहाँ प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, डी.पी. खेतान, जिनकी मृत्यु 1948 में हो गई, तो इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णा मासारी और एन माधवराव अन्य सदस्य थे। हर फैक्ट दोस्तों, हर कंटेंट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलेंगे ताकि किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिस ना हो। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, वी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। वह संविधान निर्माण के समय विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले दोस्तों, आप लोग संविधान निर्माण के समय जितने भी समितियों का गठन किया गया था, आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनकी अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी। आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, एक तरफ महत्वपूर्ण जितनी भी समितियां थी उनके नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके अध्यक्ष के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों प्रारूप समिति की, तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा हुई थी। कार्य संचालन हो गया और निर्मात्री सभा, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हुई थी। संघ संविधान व संघ शक्ति समिति की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुई थी। मूल अधिकार हो गया अल्पसंख्यक व प्रांतीय संविधान समिति, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। प्रक्रिया हो गया वार्ता और तदर्थ झंडा समिति की अध्यक्षता दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका, अल्पसंख्यक उप समिति की बात की जाए तो इसकी अध्यक्षता एच.सी. मुखर्जी के द्वारा हुई थी। वह सदन समिति की अध्यक्षता दोस्तों पी. पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अब संविधान निर्माण के को लेकर दोस्तों जो आपके एग्जाम्स के लिए बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, आप क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा,
पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। आगे बढ़िएगा। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 292 प्रांतीय विधानसभाओं से तथा 93 देशी रियासतों से आए थे। इनके अतिरिक्त 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी के 4 प्रांतों से लिए गए थे। ये प्रांत हैं दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान सभा के लिए बॉम्बे विधानसभा से चुना गया था। बाद में वह बंगाल से भी चुने गए, जहां मुस्लिम लीग सत्ता में थी। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गए थे। प्रत्येक प्रांत तथा प्रत्येक भारतीय राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में कुल स्थान आवंटित किए गए थे। मोटे तौर पर कहा जाए तो 10 लाख के लिए एक स्थान का अनुपात निर्धारित किया गया था। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट है आपका, 3 जून 1947 की योजना के तहत जब पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की स्थापना कब 16 जुलाई 1947 ईस्वी को की गई, तो भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई, जिनमें से 229 प्रांतीय विधानसभाओं का और 70 देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करते थे। ध्यान रखेंगे आप लोग। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे एक सेंटेंस से, के कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। यही वजह है दोस्तों, अपने वीडियोस में ऑप्शन लगा के आपको नहीं पढ़ाते, क्योंकि ऑप्शन से सारी चीज़ें एक साथ कंप्लीट नहीं हो सकती, केवल कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और टाइम टेकिंग हो जाता है। जो भी टॉपिक्स दोस्तों हमारे द्वारा जहाँ पे उठाए जाते हैं, उनको वहीं पे बेसिक से लेकर सब कुछ क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। इसके लिए मुझे कितने भी बुक से मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े। आगे बढ़िएगा। पॉइंट है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया और इसी दिन इसे अंगीकृत यानी कि पारित किया गया। संविधान को अंगीकृत यानी पारित करते समय टोटल 284 सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने अपने हस्ताक्षर किए थे। हालांकि संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, परंतु इसके अधिकतर भागों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि वर्ष 1930 से ही संपूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसलिए 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया। क्लियर रहिएगा। अगला पॉइंट, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। नवनिर्मित संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान संविधान में बात की जाए तो लगभग 448 अनुच्छेद, 25 भाग व 12 अनुसूचियां हैं और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। हर फैक्ट आप क्लियर करके चलेंगे। आगे बढ़िएगा। अब दोस्तों आप लोग देश का जो अंतरिम मंत्रिमंडल है, यानी संविधान सभा के निर्माण के दौरान दोस्तों जो अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं कि किनको कौन सा मंत्रालय दिया गया था, आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा। पॉइंट हमारा, देश का अंतरिम मंत्रिमंडल। बात की जाए दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो इसमें प्रधानमंत्री थे। इसके अतिरिक्त विदेश मंत्रालय, राष्ट्रमंडल संबंध मंत्रालय और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय इन्हें मिला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात की जाए दोस्तों, तो इन्हें गृह और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दिया गया था। आर.के. षणमुखम शेट्टी को वित्त मंत्रालय मिला था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को विधि मंत्रालय मिला था। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय मिला था। डॉक्टर जॉन मथाई को दोस्तों इसमें रेल एवं परिवहन मंत्रालय दिया गया था। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। बात की जाए दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद की, तो इन्हें शिक्षा मंत्रालय मिला था। C.H. भाभा को वाणिज्य मंत्रालय दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि मंत्रालय मिला था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय मिला था। बाबू जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय मिला था। राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्रालय मिला था। रफी अहमद किदवई को संचार मंत्रालय मिला था। नरहर विष्णु गाडगिल को दोस्तों खान एवं ऊर्जा मंत्रालय दिया गया था। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। लास्ट है दोस्तों के.सी. नियोगी, जिन्हें की राहत एवं पुनर्वास मंत्रालय दिया गया था। ध्यान रखेंगे। ये टॉपिक दोस्तों आपका यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करके चलते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टॉपिक से मिस नहीं हो सकते। अब यहीं पे दोस्तों इससे मिलता जुलता एक छोटा सा टॉपिक और आपका इसमें ऐड हो जाता है। हम चाहते हैं दोस्तों इस टॉपिक को आप लोग यहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट कर सकें। देखिएगा दोस्तों, पॉइंट है आपका भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, यानी जितने भी दोस्तों भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग।
बात की जाए दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज की, तो इससे जुड़े फैक्ट देखिए। संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज यानी कि तिरंगा का प्रारूप 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया। ध्वज में समान अनुपात वाली 3 आड़ी पट्टियां हैं जो केसरिया, सफेद व हरे रंग की हैं। ध्वज के सबसे ऊपर गहरा केसरिया रंग होता है जो कि जागृति, शौर्य तथा त्याग का प्रतीक है। बीच में सफेद रंग होता है जो सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक है, तथा सबसे नीचे गहरा हरा रंग होता है जो कि जीवन समृद्धि का प्रतीक है। ध्यान रखेंगे। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ध्वज के बीच में सफेद रंग वाली पट्टी के बीच में गहरे नीले रंग की 24 तीलियों वाला अशोक चक्र है जो धर्म और ईमानदारी के मार्ग पर चलकर देश को उन्नति की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है दोस्तों राष्ट्रीय गान। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं आप कंप्लीट कीजिए। देखिएगा पॉइंट है हमारा, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत यानी कि पारित किया गया। राष्ट्रगान के गायन का समय 52 सेकंड है, किंतु कुछ अवसरों पर इसे संक्षिप्त रूप में गाया जाता है जिसका समय 20 सेकंड है। इसमें 13 पंक्तियां हैं। इस गीत को सर्वप्रथम 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। यह जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। वह वर्ष 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस गीत का अंग्रेजी अनुवाद द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से किया। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों राष्ट्रीय गीत की, तो इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं आप कंप्लीट कीजिए। देखिएगा पॉइंट है हमारा, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इस गीत को 1896 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद श्री अरविंदो घोष ने किया है। ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय चिन्ह की। इससे जुड़े फैक्ट देखिए। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। लास्ट है दोस्तों आपका राष्ट्रीय पंचांग। इससे जुड़े जो फैक्ट हैं आप कवर कीजिए। बात किया दोस्तों राष्ट्रीय पंचांग की, तो पॉइंट देखिएगा। भारत ने सरकारी उद्देश्य के लिए 22 मार्च 1957 ईस्वी को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। भारतीय पंचांग के अनुसार वर्ष का प्रारंभ चैत्र तिथि को होता है जो ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार सामान्य वर्षों में 22 मार्च तथा लीप वर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है जहां पर आप जुड़कर विभिन्न वैकेंसीज के कंप्लीट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग पॉलिटी के अगले टॉपिक की ओर। पॉलिटी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है। देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। पॉलिटी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है। मूल अधिकार से यानी कि फंडामेंटल राइट्स से, जो कि दोस्तों आपका सबसे सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, वेरी ग्रीन टॉपिक है। आपके एग्जाम में कंटिन्यूस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन फैक्ट व कंटेंट बनते हैं पूरी तरह से क्रम से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। इस सीट को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा मूल अधिकार। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के द्वारा इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है जो कि संविधान का भाग 3 है। आगे बढ़ेंगे। प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। ध्यान रखिएगा। हर फैक्ट दोस्तों आप लोगों को अच्छे से क्लियर करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा। आप सबसे पहले दोस्तों आप लोग इन 6 मूल अधिकारों को आर्टिकल के साथ क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिएगा तो सबसे पहले आता है दोस्तों समानता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है।
चौथा है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। पांचवा है आपका संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। और छठा दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में है, ध्यान रखिएगा। अब चूंकि दोस्तों ये आपका सुपर टॉपिक है, आपके एग्जाम्स में इस टॉपिक के हर आर्टिकल से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको दोस्तों आप लोग क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, तो पहला पॉइंट है दोस्तों आपका, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट, अनुच्छेद 15 का संबंध किससे? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि आपके क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं और आपके ऑप्शन में आर्टिकल दिए जाते हैं, आपको आंसर करने होते हैं, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है हमारा। लेकिन कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन के फॉर्मेट को चेंज कर दिया जाता है, आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट आर्टिकल रख दिए जाते हैं और आपके ऑप्शन में कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, आपको आंसर करने होते हैं। तो हर ट्रेंड से, हर फॉर्मेट से आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन रखनी है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है दोस्तों? तो इसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान का प्रतिषेध किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 16 की बात की जाए तो इसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 17 में दोस्तों अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़िएगा, अनुच्छेद 18 की बात की जाए तो इसमें उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 19 में दोस्तों विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 20 की बात की जाए तो इसमें अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 21 में दोस्तों प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़िएगा, अनुच्छेद 21 का की बात की जाए तो इसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। वह अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 24 की बात की जाए तो इसमें कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। और अनुच्छेद 29 में दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। लास्ट है दोस्तों आपका अनुच्छेद 32, जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का प्रावधान किया गया है। हर आर्टिकल संबंधित दोस्तों प्रावधान को आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करके चलेंगे। ऐसे फैक्ट है दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में केवल पूछे ही नहीं जाएंगे, आप देखेंगे कंटिन्यू रिपीट होते रहेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों, छोटा सा एक नोट देखिए दोस्तों, ताकि ये टॉपिक आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है हमारा, पॉइंट है दोस्तों, 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 ने यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20, जिसमें प्रावधान किया गया है अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21, जिसमें प्रावधान किया गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को निलंबित नहीं किया सकता। क्लियर रहिएगा। डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों कि वो कौन कौन से आर्टिकल हैं या प्रावधान हैं या अनुच्छेद हैं या हमारे राइट्स हैं जो कि आपातकाल के दौरान भी नष्ट नहीं होते, खत्म नहीं होते या समाप्त नहीं होते। तो अनुच्छेद 20 और 21 है। लास्ट पॉइंट है आपका, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये टॉपिक दोस्तों आपका यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है, जहां पर आप जुड़कर इस वैकेंसी का कंप्लीट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग पॉलिटी के अगले टॉपिक की ओर। पॉलिटी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? करेक्ट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। पॉलिटी का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है? भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, एकल नागरिकता कहाँ से ली गई, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। तो जितने भी हो सकते हैं पूरी तरह से क्रम से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट दोस्तों आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? करेक्ट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के द्वारा इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्रिटेन के संविधान से। तो सबसे पहले इसमें संसदीय शासन प्रणाली मोस्ट इंपॉर्टेंट, विधि निर्माण प्रक्रिया यानी कि विधि का शासन, एकल नागरिकता आपका सुपर रहता ही है, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति, अखिल भारतीय सेवा प्रणाली व द्विसदनीय व्यवस्था। ये प्रावधान दोस्तों
ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। यही कारण है दोस्तों हम अपने वीडियोस में आपको ऑप्शन लगा के नहीं पढ़ाते। आगे बढ़िएगा। अमेरिका के संविधान से देखेंगे तो सबसे पहले प्रस्तावना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मौलिक अधिकार आपका सुपर रहता ही है। उपराष्ट्रपति का पद, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय, न्याय के पुनर्विलोकन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां, ये प्रावधान दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कनाडा के संविधान से देखेंगे तो संघात्मक व्यवस्था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। शक्तियों का विभाजन, राज्यपाल की नियुक्ति व अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये प्रावधान दोस्तों कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से देखेंगे तो नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी आपका सुपर रहेगा ही। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। जर्मनी के संविधान से देखेंगे तो केवल एक प्रावधान, आपातकालीन उपबंध, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों, सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से देखेंगे कि हमारे देश के संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज आपका सुपर, पंचवर्षीय योजना आपका सुपर, तथा प्रस्तावना में जो न्याय का आदर्श रखा गया है दोस्तों, ये प्रावधान सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से लिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। फ्रांस के संविधान से देखेंगे तो गणतंत्र की अवधारणा का प्रावधान, प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के आदर्श डाले गए दोस्तों, ये प्रावधान फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। आगे बढ़िएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखेंगे तो प्रस्तावना की जो भाषा हो गई, समवर्ती सूची आपका सुपर रहेगा ही। केंद्र राज्य के बीच संबंध तथा दोस्तों संसद के जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कराई जाती है, ये प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका से देखेंगे तो केवल एक प्रावधान, संविधान संशोधन की प्रक्रिया यानी कि आर्टिकल 368। और लास्ट दोस्तों जापान के संविधान से देखेंगे तो कानून द्वारा स्थापित शब्दावली, ये प्रावधान जापान के संविधान से लिए गए हैं। तो ये टॉपिक दोस्तों आपका यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। जब चाहे 2 मिनट में इसको आप लोग पूरी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड किए गए हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग पॉलिटी के अगले टॉपिक की ओर। पॉलिटी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। पॉलिटी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान दोस्तों आपका सबसे सुपर टॉपिक। आपके एग्जाम्स के हर शिफ्ट में दोस्तों आर्टिकल से रिलेटेड मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो कंप्लीट सेट दोस्तों आपके सामने लगाई गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, एक तरफ भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड यानी कि संबंधित अनुच्छेद के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में है। नेक्स्ट, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात की जाए तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में है। नेक्स्ट, राज्यों की सीमा एवं नाम में परिवर्तन की बात की जाए तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में है। संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता की बात की जाए, या कह सकते हैं कि नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में है। धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध का प्रावधान दोस्तों ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आपका क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात की जाए तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 16 में है। नेक्स्ट, अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान अनुच्छेद 17 में है। उपाधियों के अंत का प्रावधान अनुच्छेद 18 में है। आगे बढ़िएगा। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 20 में है। नेक्स्ट, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 21 में है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दोस्तों इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। एक एक आर्टिकल को दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर रखनी है ताकि किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे मिस ना हो। अगला है दोस्तों, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के प्रावधान की बात की जाए तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में है और संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, ये सारे दोस्तों प्रावधान व आर्टिकल सुपर रहेंगे। ध्यान रखिएगा।
समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 39 का में है और ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में है। ऐसे आर्टिकल और रिलेटेड दोस्तों प्रावधान है जो कि आपके एग्जाम में केवल पूछे ही नहीं जाएंगे, आप देखेंगे दोस्तों कंटिन्यू रिपीट होते रहेंगे। आगे बढ़िएगा। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी की बात की जाए तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 44 में है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39D में है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथककरण का प्रावधान अनुच्छेद 50 में है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रावधान अनुच्छेद 51 में है। मूल कर्तव्य आपका अनुच्छेद 51 का में आता है। भारत के राष्ट्रपति का पद संबंधित प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति संबंधित प्रावधान ये अनुच्छेद 53 में है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव की बात की जाए तो अनुच्छेद 54 में है और राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का प्रावधान दोस्तों ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल संबंधित दोस्तों प्रावधान अनुच्छेद 56 में है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संबंधित प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 61 में है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की जाए तो अनुच्छेद 66 में है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की जो उसे शक्ति प्राप्त है दोस्तों ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है इसका प्रावधान अनुच्छेद 74 में है। भारत का महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात की जाए जिसे हम लोग भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में जानते हैं, अनुच्छेद 76 में है। और संसद के गठन का प्रावधान दोस्तों ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का गठन दोस्तों अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा का गठन दोस्तों ये अनुच्छेद 81 में है। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में है। धन विधेयक की परिभाषा की बात की जाए 110 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति संबंधित प्रावधान 123 में है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना संबंधित दोस्तों प्रावधान ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी संबंधित प्रावधान 148 में है और इसी के साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी के कर्तव्य संबंधित दोस्तों प्रावधान यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में है। राज्यपाल की नियुक्ति की बात की जाए 155 में आता है। राज्यपाल द्वारा क्षमादान की शक्ति संबंधित प्रावधान ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 में आता है। राज्य का महाधिवक्ता संबंधित प्रावधान 165 में है। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति संबंधित प्रावधान ये अनुच्छेद 213 में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित प्रावधान ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 में है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों, उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार संबंधित प्रावधान 226 में है। पंचायती राज की परिभाषा संबंधित प्रावधान ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में है। वित्त आयोग का प्रावधान 280 में है। राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है। वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान संबंधित दोस्तों ये अनुच्छेद 360 में है। नेक्स्ट, संघ की राजभाषा 343 में आता है। संपत्ति का अधिकार दोस्तों ये अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 में है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल घोषित करने का प्रावधान दोस्तों ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रपति और राज्यपालों की विशेष सुरक्षा का प्रावधान ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 में है। नेक्स्ट, प्रमुख बंदरगाहों और हवाई अड्डों के संबंध में विशेष प्रावधान दोस्तों ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 364 में है। और लास्ट है, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया संबंधित प्रावधान ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में है। यहाँ तक आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करके चलेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग पॉलिटी के अगले टॉपिक की ओर। पॉलिटी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। करेक्ट आंसर होगा वो 42वां संविधान संशोधन है जो कि 1976 में किया गया था। पॉलिटी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन एवं संबंधित प्रावधान से। साथ में दोस्तों 42वां संविधान संशोधन व भारतीय संविधान की प्रस्तावना संबंधित भी बात हुई है। यानी कि जो सीट आपके सामने लगाई गई है बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट को एक साथ पूरी तरह से कंप्लीट करके लगाई गई है। अगर इस सीट को दोस्तों आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो यकीन कीजिएगा दोस्तों आप अपने एग्जाम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट से एक साथ पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया।
करेक्ट आंसर होगा वो 42वां संविधान संशोधन है जो कि 1976 में किया गया था। क्वेश्चन का टॉपिक है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन एवं संबंधित प्रावधान। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के द्वारा इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसी संशोधन अधिनियम के तहत समाजवादी और अखंडता शब्द भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ी गई। आगे बढ़ेंगे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51 का में है। आगे बढ़ेंगे। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया, तब से वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। वहाँ 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में कई बदलाव होने के कारण इसे मिनी संविधान या लघु संविधान या संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से व मूल कर्तव्य रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। सब कुछ आप पूरी तरह से कंप्लीट करके चलेंगे। यही वजह दोस्तों अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते। आगे बढ़िएगा। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग भारतीय संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण संशोधन यानी कि अमेंडमेंट हुए हैं उनके प्रावधान को लेकर क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा नोट है हमारा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन एवं संबंधित प्रावधान। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों पहला संशोधन जो कि 1951 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा 9 अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। तो क्लियर रहेंगे आप लोग। मूल संविधान यानी कि जब संविधान रेडी किया गया था उस समय भारतीय संविधान में टोटल अनुसूचियों की संख्या 8 थी और पहला संशोधन जो कि 1951 में ही हुआ, इसके द्वारा भारतीय संविधान में 9 अनुसूची को शामिल किया गया। क्लियर रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। 21वां संशोधन देखिए जो कि 1967 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। क्लियर रहेंगे। तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं से रिलेटेड प्रावधान है वो 8वीं सूची है और वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी है 22 है। ध्यान रखेंगे। और कौन सा अमेंडमेंट यानी कि संशोधन कब हुआ था इस पर भी हम पूरा जोर दे रहे हैं। क्वेश्चन कंटिन्यू बनते हैं। जैसे 42वां कब हुआ 1976 आपका सुपर है। 44वां कब हुआ 1978 आपका सुपर है। 73वां कब हुआ दोस्तों 1992 ये आपका सुपर है। 86वां कब हुआ 2002 में ये आपका सुपर है। सब कुछ पूरी तरह से क्रम से कंप्लीट करके दोस्तों टॉपिक यानी कि सीट आपके सामने लगाई जाती है। यही कारण दोस्तों कि हम ऑप्शन से आपको नहीं पढ़ाते। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। 24वां संशोधन देखिए जो कि 1971 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। ध्यान रखेंगे आप लोग। ये सारी चीजें दोस्तों आपके एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल भी पूछी जाती हैं। क्लियर रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। 44वां संशोधन देखिए जो कि 1978 में हुआ। ऑलरेडी आप लोग 42वां कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा था कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो एक विधिक अधिकार है यानी कि एक कानूनी अधिकार है। दोनों चीजें ध्यान रखेंगे। ऑप्शन में कोई भी दिया आता है। नेक्स्ट 52वां संशोधन देखिए जो कि 1985 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके अलावा इसी संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। नेक्स्ट 56वां संशोधन देखिए जो कि 1987 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 61वां संशोधन देखिए जो कि 1989 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। पूरी तरह से क्लियर रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों 65वां संशोधन देखिए जो कि 1990 में हुआ। इसके द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। और 69वां संशोधन देखिए जो कि 1991 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया। नेक्स्ट 73वां संशोधन देखिए जो कि 1992 में हुआ। इस संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसे लागू किया गया। वहाँ 86वां संशोधन देखिए जो कि 2002 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। इस संशोधन के जरिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया। आपका सुपर फैक्ट है। ध्यान रखेंगे आप लोग। हर टेंड हर फॉर्मेट से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलनी है। नेक्स्ट 91वां संशोधन देखिए जो कि 2003 में हुआ। इसके द्वारा दल बदल संबंधी कानून में संशोधन किया गया। इसमें स्पष्ट किया गया कि 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल नहीं कर सकते। इस संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल का आकार भी सीमित कर दिया गया। किसी भी मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। हालांकि किसी भी कैबिनेट सदस्यों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 52वां संशोधन देखिए जो कि 2003 में ही हुआ। इस संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं सूची में 4 भाषाओं मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को ऐड किया गया। टोटल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई दोस्तों वो 22। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। 101वां संशोधन देखिए जो कि 2016 में हुआ। करंट से हम लोग रिलेट करेंगे। तो दोस्तों
संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी को लागू करके अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के सरलीकरण की व्यवस्था हासिल की गई। जीएसटी ने वस्तुओं और सेवाओं पर विभिन्न करों को एक कर में समेकित कर दिया, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में कराधान सरल हो गया। ध्यान रखेंगे। 102वां संशोधन देखिए जो कि 2018 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। आपका सुपर फैक्ट है। इसके अलावा इस संशोधन ने राष्ट्रपति को किसी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी एससीबीसी की सूची अधिसूचित करने का अधिकार भी दिया गया। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। 103वां संशोधन देखिए जो कि 2019 में किया गया। यह भारत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी कि ईडब्ल्यूएस आप लोग जानते हैं के लिए दोस्तों शिक्षा और सरकारी नौकरियों में इन्हें 10% आरक्षण प्रदान किया गया। नेक्स्ट 104वां संशोधन देखिए जो कि 2019 में हुआ। यह संशोधन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों यानी कि एससी और अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के लिए सीटों की आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसके साथ ही इस संशोधन ने लोकसभा राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। दोनों सुपर कंटेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 105वां संशोधन देखिए जो कि 2021 में हुआ। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी एससीबीसी की पहचान करने और उन्हें नामित करने की राज्य सरकारों को शक्ति दोस्तों उन्हें वापस देनी है। ध्यान रखेंगे। 106वां संशोधन देखिए जो कि 2023 में हुआ। यह कानून जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, लोकसभा राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी राज्य दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया। ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये टॉपिक दोस्तों आपका यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है। देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ को लेकर आया हुआ है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, इनके विभिन्न क्षेत्रीय सहयोग संगठन, उनकी स्थापना, उनके मुख्यालय और इनके विभिन्न कार्य यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन फैक्ट व कंटेंट इस टॉपिक से बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट सीट दोस्तों आपके सामने लगाई गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो यकीन कीजिएगा दोस्तों आप अपने एग्जाम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चन फैक्ट व कंटेंट से एक साथ पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट नोट के द्वारा इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं तो अंग्रेजी एवं फ्रेंच हैं तथा चीनी हो गया, रूसी यानी कि रशियन, अरबी व स्पेनिश इसकी अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय। इनमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। क्लियर रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। इसमें 15 सदस्य होते हैं जिनमें 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य देशों के नाम देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन तथा ब्रिटेन है और इन्हें दोस्तों किसी भी मसले पर वीटो का अधिकार प्राप्त है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है। इसका नवीनतम सदस्य दक्षिणी सूडान है। इसको भी आप लोग अपडेट रखेंगे। अब इस सीट को दोस्तों आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट करके चलने हैं, जहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी दोस्तों विशिष्ट सहयोगी संगठन हैं वो कहाँ पे स्थित हैं और उनकी स्थापना कब की गई थी पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। देखिएगा पॉइंट हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट सहयोगी संगठन। सबसे पहले इन विभिन्न संगठनों के नाम दिए गए हैं, स्थापना वर्ष दिया गया है और मुख्यालय भी मेंशन कर दिया गया है। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि आईएलओ की, तो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी एफएओ की बात की जाए, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय रोम इटली में स्थित है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की बात की जाए, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वह अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की बात की जाए, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म भी जरूर ध्यान रखें दोस्तों, हालांकि करंट के पीडीएफ में सब कुछ मेंशन है।
UNESCO यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि दोस्तों संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की बात की जाए, इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूनिसेफ की बात की जाए दोस्तों, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की बात की जाए, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान की बात की जाए, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी, मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और विश्व मौसम विज्ञान संस्थान यानी INMO की बात की जाए, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ध्यान रखेंगे। ये टॉपिक दोस्तों आपका यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़िएगा। अब इसी से मिलता जुलता दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक आपका इसमें और ऐड हो जाता है। हम चाहते हैं दोस्तों इस टॉपिक को भी इसी टॉपिक के साथ आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा पॉइंट है दोस्तों, प्रमुख और भी दोस्तों जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है उनकी स्थापना कब हुई थी और उनके मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो सबसे पहले इन विभिन्न संगठनों के नाम है, इनके स्थापना वर्ष दिए गए हैं और मुख्यालय भी मेंशन कर दिया गया है। स्टार्ट करते हैं। बात किया दोस्तों राष्ट्रमंडल की स्थापना 1949 में हुई थी, मुख्यालय लंदन UK में है। रेड क्रॉस की बात की जाए, इसकी स्थापना 1863 में हुई थी, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंटरपोल की बात की जाए, इसकी स्थापना 1923 में हुई थी, मुख्यालय लियान्स फ्रांस में है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो की बात की जाए, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूरोपीय संघ यानी EU की बात की जाए, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। स्थापना 1985 में हुई थी, मुख्यालय इसका नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों आपका पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी कि OPEC की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। स्थापना 1960 में हुई थी, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में। लास्ट है एशियाई विकास बैंक यानी ADB की बात की जाए, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, मुख्यालय दोस्तों मनीला फिलीपींस में, ध्यान रखिएगा। ये टॉपिक भी आपका यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। PDF के लिए हमारा WhatsApp नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्टैटिक GK के अगले टॉपिक की ओर। स्टैटिक GK से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है। करेक्ट आंसर होगा बाणभट्ट। स्टैटिक GK से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है। जितनी भी दोस्तों प्राचीन पुस्तकें आपके एग्जाम में दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं कि इनके लेखक कौन है, तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है। करेक्ट आंसर होगा बाणभट्ट। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें एवं उनके लेखक। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते देखिएगा। एक तरफ दोस्तों महत्वपूर्ण जितनी भी प्राचीन पुस्तकें हैं उनके नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके लेखक के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं। बात किया दोस्तों पृथ्वीराज रासो, तो इनके लेखक चंदुवरदाई हैं। गीतांजलि, गार्डनर, पोस्ट ऑफिस और गोरा मोस्ट इंपोर्टेंट, चारों के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। 49 डेज के लेखक अमृता प्रीतम है। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह है। रंगभूमि के लेखक प्रेमचंद हैं। आगे बढ़िएगा। पल्लव के लेखक सुमित्रा नंदन पंत है। कुरुक्षेत्र और उर्वशी दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। लेखक इनके दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अनहैप्पी इंडिया के लेखक दोस्तों लाला लाजपत राय हैं। भारत भारती, यशोधरा और साकेत, इनके लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। कागज से कैनवास के लेखक अमृता प्रीतम है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। द कंपनी ऑफ बीमा के लेखक खुशवंत सिंह है। प्रेम वाटिका के लेखक रस खान है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक दोस्तों पिलनी हैं। और बुद्ध चरितम के लेखक दोस्तों अश्व घोष हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों कादम्बरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इनके लेखक बाणभट्ट हैं। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, इनके लेखक सूरदास जी हैं। हुमायूं नामा की लेखिका गुलबदन बेगम है। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं। अनामिका के लेखक दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों यामा, जिनके लेखक महादेव वर्मा है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक VS नायपाल हैं। इंदु व्यू ऑफ लाइफ के लेखक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। राजतरंगिणी के लेखक कल्लड़ हैं। कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत के लेखक कालिदास जी हैं। मालती माधव के लेखक दोस्तों भवभूति हैं। किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी है। और दादा कामरेड के लेखक दोस्तों यशपाल हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों चितम्बरा मोस्ट इंपोर्टेंट, लेखक सुमित्रा नंदन पंत है। डार्क रूम, माई डेस और मालगुडी डेस, इनके लेखक RK नारायण है। चंद्रकांता के लेखक देवकीनंदन खत्री है। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन है। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य चाणक्य हैं। इनका एक और नाम है क्या विष्णुगुप्त। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अष्टाध्यायी के लेखक दोस्तों पाणिनि हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों हमारा इंडिका मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके लेखक मेगस्थनीज हैं। आईने अकबरी व अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं।
बीजक के लेखक कबीरदास जी हैं। गोदान और कर्मभूमि इनके लेखक प्रेमचंद हैं। इंटरनल इंडिया की लेखिका इंदिरा गांधी हैं। कुली के लेखक दोस्तों मुल्कराज आनंद हैं। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक हैं। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर जो कि एक जीवनी है। इसके अलावा टर्निंग पॉइंट और इंडिया 2020 लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इंडिया डिवाइडेड के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। मैक्स पेरीमेंट विद ट्रूथ और हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी है। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। मधुशाला के लेखक दोस्तों हरिवंश राय बच्चन हैं। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और लास्ट है दोस्तों हमारा सत्यार्थ प्रकाश जिनके लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। ध्यान रखिएगा। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है। देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, मौरी जनजाति का निवास कहाँ पर है? करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है? विश्व की जितनी भी दोस्तों महत्वपूर्ण जनजातियां हैं आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि यह कहाँ पे निवास करती हैं। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन तो हमारा, मौरी जनजाति का निवास कहाँ पर है? करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा विश्व की प्रमुख जनजातियां एवं निवास क्षेत्र। चलिए दोस्तों इस सेट को थोड़ा सा अपने सामने करते देखिएगा। एक तरफ इसमें विश्व के विभिन्न जनजातियों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ दोस्तों निवास यानी कि क्षेत्र के नाम दिए गए जहाँ पे ये निवास करती हैं। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों एस्किमो जनजाति की तो ये ग्रीनलैंड एवं कनाडा में निवास करती है। किर्गिज जनजाति दोस्तों ये मध्य एशिया में पाई जाती है। माओरी जनजाति की बात की जाए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि न्यूजीलैंड में पाई जाती है। जुलू जनजाति दोस्तों ये नेटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। सेमांग जनजाति की बात की जाए मलेशिया और थाईलैंड क्षेत्रों में पाई जाती है। बुशमैन जनजाति की बात की जाए दोस्तों ये कालाहारी और स्थल में पाई जाती है। यूकाधिर दोस्तों जनजाति की बात की जाए तो ये साइबेरियाई क्षेत्रों में निवास करती है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों, रेड इंडियन मोस्ट इंपॉर्टेंट जनजाति की बात की जाए तो उत्तरी अमेरिका में निवास करती है। पिग्मी जनजाति दोस्तों कांगे बेसिन क्षेत्रों में पाई जाती है। बोरो जनजाति ब्राजील के अमेजन बेसिन क्षेत्रों में निवास करती है। और बद्दू दोस्तों ये अरब निवासी हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। तो दोस्तों यहीं पे हम इस वीडियो को विराम देना चाहेंगे। और भी टॉपिक्स या कंटेंट लाते हैं दोस्तों इस वीडियो में, तो आपका वीडियो लंबा खींचेगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।